दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है दोस्तों 27 नवंबर और हम बात करने जा रहे हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों पर। तो मैं चाहूँगा दोस्तों एकदम समय जाया न करते हुए सीधे अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। जिन लोगों ने अभी तक स्टडी 91 का एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है, याद रखिए आप बहुत ही पीछे होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस एप्लीकेशन पर दिया गया है 2 लाख से अधिक क्वेश्चन बैंक, जिसके माध्यम से आप अपनी बेहतर स्टडी भी कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों 4000 से अधिक वीडियो क्लासेस भी अवेलेबल कराई गई हैं, जिससे आप अपने एग्ज़ाम की अच्छी तरीके से प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। यानी कि एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर पेपर की बाकायदा व्यवस्था किया गया है। आप आ जाइए एप्लीकेशन पर, यह आपके हित के लिए मैं बता रहा हूँ। चलिए आ जाते हैं आज के करंट अफेयर के प्रश्न पर। लिख रहा कि प्रगति बैठक से संबंधित निम्न कथन की पुष्टि कीजिए। भाई प्रगति बैठक से कौन सा कथन संबंधित है, आपको ये बताना है। पहला लिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने 33वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता किया है। किस नंबर की 33वीं प्रगति बैठक है। दूसरा पॉइंट लिख रहा है कि प्रगति के माध्यम से बातचीत प्रत्येक महीने चौथे बुधवार को एक बार आयोजित की जाती है, जिसे प्रगति दिवस के रूप में जाना जाता है। प्रगति का फुल फॉर्म होता है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो आपको बताना दोस्तों इसमें से कौन सा कथन सही है। वैसे दोस्तों हम लोग कई दिन से करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, बट किसी बुधवार को ऐसा आपके कुछ जानकारी में नहीं आया होगा, लेकिन इस बार आया। ठीक है, याद रखिए पहला कथन बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री ने 33वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता किया है। प्रगति के माध्यम से बातचीत किया जाता है, और इस बार चौथे बुधवार को, हर महीने के चौथे बुधवार को एक बार इसको आयोजित किया जाता है, जिसे प्रगति दिवस के रूप में जाना जाता है। और तीसरा कथन जो फुल फॉर्म के बारे में है, ये भी सही दे रहा है। अच्छा, आपके मन में थोड़ी बहुत इच्छा होगी कि सर इसके बारे में कुछ और एक आध लाइन बता दीजिए। तो दोस्तों 2-3 लाइन तो पहले से आपको दिया जा रहा है। एक बात और याद रखिए, इसको स्टार्ट किया गया था जब मोदी जी का कार्यकाल शुरू हुआ था 2014 में। उसके बाद जिस वर्ष आपका नीति आयोग बना था, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बन चुका था, और इसको 2015 से ही चलाया जा रहा है। तो याद रखिएगा वर्ष 2015 में से स्टार्ट किया गया। और इसमें किया क्या जाएगा, जैसा कि नाम से आपको लग रहा होगा कि प्रगति बैठक, ये भारत के प्रगति से यानी विभिन्न मुद्दों पर प्रधानमंत्री को जानकारी देना, या फिर अगर वो किसी मुद्दे पर कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और राज्यों से कुछ बातचीत करना चाहते हैं, या फिर जो अधिकारी होते हैं उनसे कोई बातचीत करना चाहते हैं, या अधिकारी मोदी जी से यानी प्रधानमंत्री के समक्ष कुछ रखना चाहते हो, तो ये इस तरह का एक बातचीत का दौर होता है। ठीक है, और उसके लिए ये एक बैठक होती है प्रगति बैठक, इसको याद रखिएगा। ये इस बार 33वां सेशन था, और यहाँ पर दिए गए सभी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए। कह रहा है कि और इसके बारे में बता रहा है, इस मंच के 3 उद्देश्य हैं, और उद्देश्यों के बारे में आप जान लीजिए। पहला पॉइंट लिख रहा है दोस्तों उद्देश्य के बारे में कि शिकायत निवारण, यानी इसका मुख्य उद्देश्य है शिकायत निवारण, यानी जिस चीज़ के बारे में चर्चा हो रहा है या जिस भी चीज़ के बारे में शिकायत किया गया है उस पर जो है बातचीत करना, कार्यक्रम का कार्यान्वयन करना, और परियोजना की निगरानी करना। साथ ही साथ यह भारत सरकार के सचिवों और राज्यों के मुख्य सचिवों को एक मंच पर लाता है। परिणामतः यह सरकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। ठीक है, जिसको याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रपति की हवाई यात्रा हेतु, ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रपति की हवाई यात्रा हेतु कमीशन एयर इंडिया के एयर इंडिया 1B 777 या 777 विमान का नाम है। इस विमान का शॉर्टकट नाम क्या है दोस्तों, ये आपको बताना है। सीधे सीधे आपसे पूछना जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति यानी कि रामनाथ कोविंद, ठीक है, उनकी हवाई यात्रा के लिए ये एयर इंडिया जो है, ये एयर इंडिया की जो विमान सेवा स्टार्ट किया गया है, ये उसका नाम आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों कई तरह के जहाज़ हैं यहाँ पर। ठीक है, और जो भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को अलग अलग स्थानों पर जाने के लिए या विदेश यात्रा करने के लिए हवाई सेवा उपलब्ध कराते रहते हैं। तो मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा, बड़ा इंटरेस्टिंग बात मुझे पता चला, ये मुझे भी नहीं पता था। देखिए करंट अफेयर से मैं जानबूझ कर जुड़ा हूँ। करंट अफेयर अपडेट करता है, बहुत कुछ अपडेट देता है। ठीक है, और बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है, क्योंकि जब तक मैं विषय को पढ़ा रहा था तब तक लग रहा था कि नहीं मैं बदल सा गया हूँ। करंट अफेयर में हमें बहुत कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, बहुत दिनों से इस तरह की कोई बात पता नहीं चली। देखिए अगर मैं बात करूं दोस्तों राष्ट्रपति की, ठीक है, तो अगर राष्ट्रपति किसी विदेश में बाहर जाते हैं दौरे पर, तो जाहिर सी बात है बाई ट्रेन तो जाएंगे नहीं, ना ही बाई कार जाएंगे, ना ही बाई शिप जाएंगे, वो बाई एयर जाते हैं। और जब बाई एयर जाते हैं तो ऐसा नहीं कि जो जनरल फ्लाइट होती है वो भेज दी जाती है, या पर्टिकुलर कोई हेलीकॉप्टर भेज दिया जाता है। उनके लिए बाकायदा एक हवाई जहाज़ जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा उस हवाई जहाज़ का नाम क्या है, जिसे जो राष्ट्रपति को लेकर के जाता है, चाहे जो भी
राष्ट्रपति रहेंगे वो अलग बात है। तो याद रखिएगा उसका नाम रखा गया राजदूत। क्या नाम रखा गया है? राजदूत। इसी तरह से जब कभी उपराष्ट्रपति को यात्रा करना होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा जब कभी उपराष्ट्रपति को यात्रा करना होता है तो उनके हवाई जहाज का नाम है राजहंस, ठीक है, राजहंस, ठीक है। और जब कभी हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री कह लीजिए, ठीक है, या फिर आप जनरल प्रधानमंत्री शब्द यूज कर लीजिए, जब हम प्रधानमंत्री की यात्रा की बात करते हैं तो उनके हवाई जहाज का नाम है राजकमल। क्या नाम है? राजकमल, ठीक है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि नहीं? हाँ, हम लोग इतने दिन से करंट अफेयर पर चर्चा कर रहे हैं लेकिन इस तरह की चीज़ें हमें नहीं मिली, ठीक है। तो याद रखिएगा। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि ये हवाई जहाज सिर्फ विदेश यात्रा पर जाएगा, ये अगर उनको डोमेस्टिक भी कहीं चलना है अपने देश के अंदर, कहीं दिल्ली से कहीं जाना हो, आंध्र प्रदेश जाना हो, अंडमान निकोबार जाना हो, कहीं भी जाना हो, ठीक है, गोवा जाना हो किसी काम के लिए, तो याद रखिएगा कहीं भी किसी भी स्टेट में, केंद्र शासित प्रदेश में या बाहर, वहाँ ये जा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अभी इस बार जो राष्ट्रपति हैं ये तिरुपति की यात्रा के लिए जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो काम है, याद रखिएगा एयर इंडिया का विमान जा रहा है जिसका नाम है राजदूत, ठीक है। इसको याद रखिएगा, मैंने अपने तरीके से बता दिया, बाकी आप क्वेश्चन को खुद से समझो और आंसर को भी खुद समझो। तरह उत्तर प्रदेश का डैश वह कौन सा शहर है ये आपको बताना है, जहाँ जहाँ के ग्रामीण नागरिकों हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हर घर नल योजना का शुभारंभ किया गया। कौन सा शहर है जहाँ के ग्रामीण नागरिकों के लिए मोदी जी के द्वारा हर घर नल योजना स्टार्ट किया गया दोस्तों? तो एक बात आपको बता दूं दोस्तों, जनरली क्या होता है, स्टेट का मामला होता है तो स्टेट सरकार देखती है, लेकिन यहाँ पर मोदी जी के द्वारा ये कार्यक्रम लाया जा रहा है, ठीक है, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा दोस्तों ये कार्यक्रम लाया जा रहा है। और ये कार्यक्रम में जो फ़ायदा मिलने वाला है वो मिलने वाला है सोनभद्र को। लेकिन आप कहोगे सर सोनभद्र तो ऑप्शन आपस में है नहीं, ऑप्शन में है नहीं, ठीक है। तो सोनभद्र और उसके साथ साथ एक और ज़िला चूज किया गया जिसका नाम है मिर्ज़ापुर, ठीक है, कालीन भैया, ठीक है। तो याद रखिएगा मिर्ज़ापुर कालीन भैया नहीं, ठीक है। अभी सब लोग दीवाने हो गए, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, वेब सीरीज उरीज बड़ी गंदी चीज़ होती, बट क्या करेंगे, यही है दुनिया में, जो चल रहा है सो चल रहा है। तो याद रखिएगा सोनभद्र और मिर्ज़ापुर ये दो जिले ऐसे हैं जिनके ग्रामीण नागरिकों के लिए हर घर नल योजना का शुभारंभ किया गया है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए इसके बारे में और भी बहुत कुछ दे रहा है, कह रहा है इस योजना से मिर्ज़ापुर में 21,87,980 ग्रामीणों को लाभ मिलेगा। इस क्षेत्र में गंगा, घाघरा, यमुना और सरयू जैसे कई नदियां होने के बावजूद भी इस क्षेत्र में पानी की कमी बनी हुई है। ये पूरी परियोजना हेतु राज्य सरकार 5,555 करोड़ रुपए का आवंटन करने वाली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा विकसित प्रथम हैवी वेट एंटी सबमरीन टारपीडो का नाम है, क्या नाम है ये आपको बताना दोस्तों। फिर से सुनिए, करा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, यानी सीधे सीधे लिखो ना कि हम डीआरडीओ की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? डीआरडीओ, ठीक है। करा कि डीआरडीओ द्वारा विकसित प्रथम हैवी वेट का एंटी सबमरीन टारपीडो, इसका नाम आपको बताना दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका नाम है वरुणास्त्र। क्या नाम है? वरुण धन अस्त्र मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? वरुणास्त्र हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। तो इस तरह की सबमरीन पर कार्य कर रहा है हमारा डीआरडीओ, इसको याद रखिएगा। अच्छा, वरुणास्त्र के बारे में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी जानने का मन होगा कि सर इसके बारे में कुछ और भी बता दीजिए। लिख रहा है कि वरुणास्त्र को सभी ASW जहाज़ों से फायर किया जा सकता है जो भारी वजन वाले टारपीडो को फायर करने में सक्षम है। कह रहा है यह एक विद्युत चालित हैवी वेट एंटी सबमरीन टारपीडो है जो शांत पनडुब्बियों को भी निशाना बनाने में सक्षम है। इसे 2016 में पहली बार भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और टारपीडो का जो वजन होता है वो लगभग 1500 किलोग्राम का होता है। कह रहा कि हाल ही में किस राज्य में वी लवणीकरण, ध्यान दीजिएगा, वी लवणीकरण संयंत्र, ठीक है, स्थापित करने की घोषणा की गई है, ठीक है। ये बताइए, डीसैलिनेशन बोलते हैं इसको, डीसैलिनेशन प्लांट, ठीक है, ये कहाँ पर लगाने की बात की जा रही है, वो कौन सा राज्य है, उस राज्य का नाम आपको बताना है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कोई भी ऐसा राज्य होगा जो समुद्र के किनारे होगा, क्योंकि यहाँ पर मुद्दा किसका है? वी लवणीकरण का, ठीक है। याद रखिए इस तरह के प्लांट लगाए जा रहे हैं हमारे
महाराष्ट्र में। कहाँ लगाया जा रहा है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र आपका सही उत्तर हो जाएगा। लिख रहा है कि हाल ही में महाराष्ट्र ने मुंबई में एक विलवणीकरण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा किया है। विलवणीकरण संयंत्र प्रतिदिन 200 मिलियन लीटर पानी को संसाधित करेगा और मई और जून के महीने में मुंबई में होने वाली पानी की कमी को दूर करने में मदद करेगा। कह रहा है कि विलवणीकरण संयंत्र के साथ प्रयोग करने वाला महाराष्ट्र चौथा राज्य होगा। ठीक है। अच्छा, आपको पता होगा दोस्तों, वो समुद्र के किनारे हैं तो वहाँ के पानी में खारापन ज़्यादा होता है। ठीक है। और मई जून के महीनों में जब कभी बारिश नहीं होती है तो वहाँ पर पानी की कमी हो जाती है। उससे मुक्ति पाने के लिए इस तरह की चीज़ों का सहायता लिया जा रहा है। वही लिख रहा है कि विलवणीकरण संयंत्र खारे पानी को पीने योग्य पानी में परिवर्तित कर देता है। पानी को लवण मुक्त करने की प्रक्रिया विलवणीकरण कहलाती है, जो विभिन्न मानव उपयोगों को गुणवत्ता की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले पानी का उत्पादन करता है। और इस तरह की टेक्निक को तमिलनाडु पहले से यूज कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों चेन्नई के मिजूर वगैरह में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, कई जगह पे हो रहा है। ठीक है। गुजरात और आंध्र प्रदेश ने भी इस तरह के संयंत्र लगाने का प्रस्ताव दे दिया। अब महाराष्ट्र का भी नाम आ चुका है। ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय दूध दिवस। ठीक है। ये आप याद रखेगा। देखिए यहाँ पर इमेज देखकर आपने बता दिया, दूध दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। और ये एक और भी है दिवस दोस्तों, संविधान दिवस। क्यों? क्योंकि इसी दिन हमारे संविधान को एक्सेप्ट किया गया था, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है। संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकार किया गया था 26 नवंबर को, तो संविधान दिवस भी मनाया जाता है। और दुग्ध दिवस, दुग्ध के उत्पादन में भारत का जो है दोस्तों याद रखेगा वो पहला स्थान है। देखिए यहाँ भी दे भी रहा है कि भारत में आज इसी से संबंधित है दोस्तों श्वेत क्रांति। आपने वर्गीज कुरियन का नाम सुना होगा। देखिए यहाँ दे रहा है कि श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन की जयंती, जिन्हें भारत में मिल्कमैन कहा जाता है, उनका जन्म भी 26 नवंबर को हुआ था, इसीलिए राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। लिख रहा है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के दिन का महत्व किसी व्यक्ति के जीवन में दूध के महत्व को बताना है। भारतीय डेयरी संघ ने वर्ष 2014 में पहली बार इस दिन को मनाने की घोषणा किया था। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर 2014 को मनाया गया, जिसमें 22 राज्यों के विभिन्न दुग्ध उत्पादकों ने भाग लिया था। ठीक है। इसी तरह दोस्तों एक विश्व दुग्ध दिवस भी है, वो 1 जून को मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय वाला है, वो विश्व का है। ठीक है। हाल ही में गरिमा गृह, अ शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? दोस्तों गरिमा गृह एक बनाया जा रहा है। ठीक है। और यहाँ पर आपने देख रहे होंगे इमेज में, आपको कुछ लोग दिख रहे होंगे। ठीक है। ये इमेज है दोस्तों थावर चंद गहलोत का। किसका है? थावर चंद गहलोत। इसको याद रखेगा दोस्तों। उनके द्वारा दोस्तों एक शेल्टर होम बनाया जा रहा है गरिमा गृह के नाम से। ठीक है। जो स्पेशली किसको ध्यान में रख के बनाया जा रहा है? जो ट्रांसजेंडर हैं उनको। दोस्तों ट्रांसजेंडर इस समय दोस्तों रोज़ दोपहर के 12 बजे स्टडी 91 पर सामाजिक मुद्दों के बारे में क्लास दी जाती है। देखिए पढ़ाई के साथ साथ आपके लिए बहुत कुछ ज़रूरी होता है। ठीक है। अगर उन सामाजिक मुद्दों की क्लास आप देखेंगे तो बेशक आपको बहुत कुछ सोचने समझने को मिलेगा, क्योंकि जब तक आप किताबी कीड़े बने होते हैं तब तक आपको किताबों के बारे में पता होता है। लेकिन जब आप एक क्लास देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस तरह के क्लासेस जो है आपको यूट्यूब पे निःशुल्क कभी नहीं मिलती। जैसे नक्सलवाद पर क्लास बनी हुई है। ठीक है। आतंकवाद पर क्लास बना हुआ है, धर्मनिरपेक्षता पर क्लास बना हुआ है, आरक्षण पर क्लास बना हुआ है, औद्योगिक क्रांतियों पर क्लास बना हुआ है। ठीक है। या फिर अगर मैं बात कर दूं ट्रांसजेंडर, तो ट्रांसजेंडर जैसे मुद्दों पर भी क्लास बना हुआ है। ठीक है। आप समझिए कि कितना डीप में जा कर के हम लोग जो है चर्चा कर रहे हैं एक एक पॉइंट पर, कि आप आइए उस तरह के सामाजिक मुद्दे जानना बहुत ज़रूरी है। आज दोस्तों एक वीडियो गया, विश्वास नहीं करेंगे, परिवार को लेकर के एक वीडियो बनाया गया, क्योंकि आप देख रहे होंगे संयुक्त परिवार और एकल परिवार के बारे में आपने सुना होगा। जॉइंट फैमिली धीरे धीरे जो है इंडिविजुअल फैमिली के रूप में या न्यूक्लियस फैमिली जिसे हम बोलते हैं उस रूप में कन्वर्ट हो रही है। तो क्या इसके पीछे रीजन है, क्या ये सही है गलत है, तमाम चीज़ें हैं जो समाज में आपको अच्छा बनाएगी। आप पहले उस तरह के वीडियो जाकर देखिए। स्टडी 91 पर सोशल इशूज़ के वीडियो रोज़ दोपहर में 12 बजे अवेलेबल कराए जाते हैं। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। फिलहाल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा थावर चंद गहलोत। ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों याद रखेंगे एक पोर्टल भी जारी किया गया है ट्रांसजेंडरों के लिए। ठीक है। और इस तरह का पोर्टल याद रखेगा। और ये मामला है कहाँ से संबंधित है, ये सब प्रोग्राम बन कहाँ के लिए रहा है, तो गुजरात में वडोदरा है। ठीक है। वहीं पर इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है। इसको याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है। आगे देखिए लिख रहा है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल।
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को प्रमाण पत्र देता है और ई सेवा उपलब्ध कराता है। ठीक है, इन सब कुछ चीज़ों को याद रखिएगा, ये सब तो कॉमन चीज़ें हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बाकी बड़ोदरा गुजरात में हो रहा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, डिटेल से चीज़ों को पढ़ते रहिए। 26 नवंबर को किस और दिवस को मनाया जाता है? तो संविधान दिवस को मनाया जाता है, इसको याद रखेंगे। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, बाकी संविधान के बारे में आप अच्छी खासी बात जानते होंगे। जैसे लिख रहा है कि दोस्तों संविधान सभा के द्वारा संविधान को अपनाया गया था, अंगीकार किया गया था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, यानी 2 महीने बाद। ठीक है, ये तो बात की बात है। और एक चीज़ और याद रखेंगे दोस्तों, यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। 2 साल 11 महीना 17 दिन नहीं दोस्तों, 2 साल 11 महीना 18 दिन, बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा 2 साल 11 महीना 18 दिन में इसे पूरा किया गया था। वर्तमान में इसके 22 भाग हैं, 448 अनुच्छेद हो गए हैं, जो कि पहले 395 तक सीमित थे। ठीक है, 12 अनुसूचियाँ आ चुकी हैं और एक प्रस्तावना है। ठीक है, मूल रूप से इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा की मसौदा या फिर प्रारूप समिति या फिर इंग्लिश में कहिए तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक है, उन्हें संविधान के पिता के रूप में भी जाना जाता है या जनक के रूप में जाना जाता है। आर्यन चिब्बर, जिनका हाल ही में निधन हुआ, ये किस क्षेत्र से जुड़े थे? आर्यन चिब्बर, तो दोस्तों यहाँ पर जो है बॉडी शेप और ये कपड़े देखकर तो लग रहा है कि दोस्तों ये डिफेंस से जुड़े हुए व्यक्ति थे। जी हाँ दोस्तों, भारत में अब तक जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, चाहे वो 1962 में चीन के साथ लड़ाई हो जाए, चाहे वो 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हो जाए, चाहे वो 1971 में बांग्लादेश में जब पाकिस्तान का राजपाट चल रहा था उस लड़ाई की बात हो जाए, तो दोस्तों इन्होंने इन तीनों युद्ध में भाग लिया, इसलिए चर्चा में आए थे। ठीक है, और अभी दोस्तों उनका निधन हुआ है, अभी कुछ टाइम पहले ही वो सेवा निवृत्त हुए थे, जिनका नाम है आर्यन चिब्बर। ठीक है, तो याद रखेगा दोस्तों। और एज भी काफ़ी हो गई थी, लगभग 86 87 88 ऐसे कुछ एज है, मुझे क्लियर नहीं है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उनको दोस्तों एक विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित भी किया गया है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, डिफेंस से यानी रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। करें कि डिएगो माराडोना का 60 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट दोस्तों हमारे देश में सबसे आम बीमारी हो चुकी है, सबसे ज़्यादा अगर किसी से की मृत्यु हो रही है तो कार्डियक अरेस्ट है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, लोग ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगते हैं, जिसके वजह से हार्ट अटैक आ जाता है, ऐसे आप समझ लो। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट इस तरह का है। तो बहुत बड़े फुटबॉलर थे, हाथ में फुटबॉल भी आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये बहुत बड़े फुटबॉलर थे, अर्जेंटीना से बिलोंग करते थे। ठीक है, और इनको दिल का दौरा पड़ा और उसके बाद इनका निधन हो गया। ज़्यादा एज तो नहीं था, अभी 60 साल के आसपास इनकी उम्र थी, तो इसको याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट है। उन्होंने अर्जेंटीना को दोस्तों कई सारे जो है खिताब भी जिताए थे, शायद विश्व कप दिलाने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ठीक है, तो ये सब याद रखेगा, बाकी इंपॉर्टेंट है। आज के लिए सेशन ही समाप्त होता है। 1 दिसंबर का इंतज़ार करिएगा, 4 दिन और शेष बचे हैं, 4 दिन अपनी तैयारी कर लीजिए। 4 दिन बाद स्पेशल वीडियोज आपके सामने आने वाले, बहुत ही ज़बरदस्त। ठीक है, मुझे लगता है यूट्यूब पर उस तरह की कोई वीडियोज आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, एक बार आप ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों तो कमेंट, लाइक और शेयर करना आपका फ़र्ज़ है। ठीक है, बाकी मैं कुछ भी नहीं जानता। और 12 बजे की जो वीडियो है दोस्तों वो ज़रूर से देखिए। इस समय रात को 9 बजे एसएन सर की साइंस की क्लासेस चल रही, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। तो दोस्तों स्टडी 91 एक एक करके सबसे बेस्ट और क्वालिफाइड टीचरों को आपके सामने लाने वाले हैं। ठीक है, और बेशक आपको लगेगा कि वाकई नितिन सर आप इतने दिन नहीं थे तो आपने क्या किया। अभी आपको साइंस पढ़ के लग रहा होगा दोस्तों कि नितिन सर ने साइंस का जो बेजोड़ रास्ता ढूंढा है वो बड़ा ही गजब है। कुल मिला जुला के हमें ये बताइए दोस्तों, आपका फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है? ठीक है, बात छोड़ो इधर उधर की, आपको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं, आपको चीज़ें याद हो रही हैं कि नहीं? और ये बताओ, टीचर रटने वाले हैं, रट के पढ़ाने वाले लोग हैं ये, या फिर इनको जानकारी है, या फिर इनके अंदर से चीज़ें निकलती हैं? ठीक है, एक होता है यूट्यूब पर चीज़ों को रीड करना। ठीक है, ऐसे कुछ भी लिखा है पढ़ करके उत्तर बता देना। एक होता है जब अंदर से निकलता है ना, तो वो बच्चों को दिख जाता है। तो मुझे ये बताओ कि एस एन सर की क्लास या फिर योगेश सर की क्लास जो चल रही है अभी, ठीक है, चाहे दोपहर के 12 बजे वाली क्लास, तो ये लोगों के अंदर से मैटर निकलता है या फिर ऐसे ही है? ठीक है, एक बार आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं पढ़ना चाहूँगा। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।